अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल में देख लेते हैं। इसमें हमने लास्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था, इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में डिस्कस किया था। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू बेटा। ओके, ठीक है। तो आज हम एंडोक्राइन सिस्टम को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फीडबैक मैकेनिज्म को भी अगेन देख लेते हैं कि कैसे कंट्रोल होता है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम है, ये एक दूसरे के साथ किस तरह कोऑर्डिनेशन करता है। तो ये आज हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि इनका कोऑर्डिनेशन किस तरह का होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं आज। अगर आप लोगों ने कल पढ़ा हो तो एनीबॉडी लेट मी नो कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन किस तरह का होता है, किसी को पता है? चलें आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एंडोक्राइन और जो नर्वस सिस्टम है, इनमें बेसिक क्या मैकेनिज़म्स होते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं कैसे कंट्रोल होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे कंट्रोल होती हैं। ओके बेटा, मैं कल वाली भी स्लाइड शेयर कर दूंगा, आज वाली भी शेयर कर दूंगा। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? ओके, तो कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी बेसिकली दो ही सिस्टम होते हैं जो कि मेनली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वन इज़ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम कहा जाता है, एंड सेकंड वन इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये जो दो सिस्टम है, इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने अदर फंक्शंस, अदर सिस्टम्स के जो फंक्शन होते हैं उनको भी रेगुलेट करना होता है। ओके, नर्वस सिस्टम बेटा ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में काम कर रहा होता है। एग्जैक्टली ये दे एक्ट एज ए यूनिट, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम एक्ट एज ए यूनिट, लेकिन ये दूसरे सिस्टम जो होते हैं उनके फंक्शन को भी कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, रेटनाइड मैटर बेटा ये नो नो यू कैन कंटिन्यू। ओके, न्यूरॉन्स या नर्व्स होती हैं बेटा, एग्जैक्टली नर्वस सिस्टम में होती हैं, लेकिन ये थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स कंट्रोल कर रहे होती हैं। तो जो नर्वस सिस्टम है दैट कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शंस थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, इनमें केमिकल जो मैसेंजर्स यूज होते हैं दैट आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक बात हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जो नर्वस सिस्टम होता है और उसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। दीज आर आल्सो केमिकल मैसेंजर्स। और जो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू सेक्रेशन रिलीज होती हैं दैट आर आल्सो केमिकल मैसेंजर्स। तो एंडोक्राइन क्या करता है कि ये इसकी जो केमिकल सेक्रेशंस होती हैं दैट आर नोन एज हार्मोन्स, और जो नर्वस सिस्टम की केमिकल मैसेंजर्स होते हैं दैट आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। लेकिन ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? बाई रिलीजिंग सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स, बाई रिलीजिंग सर्टेन हार्मोन्स। ओके बेटा, नॉन स्टीरॉयड पहले ये कर लें, उसके बाद वो भी कर लेंगे। ठीक है,
अभी ये कर लेते हैं, उसके बाद बेटा इसमें है नॉन स्टीरॉयड और स्टीरॉयड जो हार्मोन्स होते हैं उनका मैकेनिज्म कैसे होता है वो भी हम रिपीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शन बाय केमिकल मैसेंजर्स कैसे होता है, द मल्टीपल एक्टिविटीज ऑफ सेल हो, टिश्यू हो, ऑर्गन हो of the body are coordinated by interplay of several types of chemical messengers। उसमें several chemical messengers या several chemical जो systems आते हैं उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, उनके अंदर न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स आते हैं, उनके अंदर पैराक्राइंस आते हैं, आर्टोक्राइंस आते हैं और साइटोकाइंस आते हैं। बेटा आवाज़ बाकी लोगों को ठीक आ रही है? ओके, तो जो बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं दैट आर रिलीज बाय एक्सोनल टर्मिनल ऑफ न्यूरॉन्स इनटू द सिनेप्टिक जंक्शंस, ये हम कल भी डिटेल में डिस्कस किया है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये हमेशा हमेशा जो सिनेप्टिक जंक्शंस होता है या न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होता है उसके अंदर रिलीज होते हैं, या प्री और पोस्ट सिनेप्टिक के दरमियान जो स्पेस होती है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। ये इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, वेसिकल्स के अंदर पड़े होते हैं। तो ये जैसे ही कोई नर्व इम्पल्स आती है या कोई मैसेज प्री से पोस्ट सिनेप्टिक के अंदर जाना होता है तो वहाँ पे ये केमिकल सिक्रीशंस या केमिकल मैसेंजर्स रिलीज होते हैं दैट आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। और इन्होंने करना क्या होता है, इन्होंने दे एक्ट लोकली टू कंट्रोल नर्व सेल फंक्शंस। नर्व सेल का कोई भी फंक्शन होता है तो दैट आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल सिक्रीशन दैट आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब दूसरी जो चीज़ है उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स आता है, ये एंडोक्राइन हार्मोन्स आते हैं। अब जो एंडोक्राइंस की जब हम बात करते हैं, हार्मोन्स की बात करते हैं, तो ये जो सिक्रीशंस आ रही होती हैं ये ग्लैंड से सिक्रीशंस आ रही होती हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल से सिक्रीशंस आ रही होती हैं, लेकिन ये एक जगह से रिलीज़ होती हैं। रिलीज़ होने के बाद ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती हैं, ब्लड में सर्कुलेट करने के बाद स्पेसिफिक टारगेट सेल के ऊपर जाके इन्होंने अटैच होना होता है। अटैच होने के बाद देन ये अपना एक्शन शो कर रही होती हैं। अब दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, वन इज न्यूरोट्रांसमीटर, अदर इज एंडोक्राइन हार्मोन्स, थर्ड वन इज न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स। न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द न्यूरॉन्स इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स था मैंने आपको बताया कि वो वेसिकल की फॉर्म में स्टोर पड़े होते हैं। रिलीज कहाँ पे हो रहे होते हैं, स्नैप्टिक जंक्शन या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज हो रहे होते हैं। अब जो न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं दैट आर सेक्रेटेड बाय द न्यूरॉन्स इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड, ब्लड के अंदर आएंगे। उसके बाद फंक्शन ये भी टारगेट सेल के ऊपर एक्ट करेंगे, लेकिन इनकी भी लोकेशन जो रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जिनको कह सकते हैं आप बाइंडिंग साइट्स बॉडी के डिफरेंट एरिया के अंदर लोकेट होती हैं, वहाँ पे जाके इन्होंने एक्ट करना होता है। तीसरा पैराक्राइंस होते हैं, पैराक्राइन सेक्रेटेड बाय सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अच्छा, पैराक्राइन हो, ऑटोक्राइन हो या साइटोकाइन हो, ये तीनों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सेक्रेट हो रहे होते हैं। लेकिन जो पैराक्राइंस होते हैं इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने नेबरिंग जो सेल्स पड़े होते हैं उनको इफेक्ट करना होता है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जो ऑटोक्राइंस होते हैं ये सेम सेल्स या जो सेल इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उन्हीं सेल को इन्होंने इफेक्ट करना होता है। और जो साइटोकाइंस होते हैं दे मे बी एक्ट एज ए ऑटोक्राइन, दे मे बी एक्ट एज ए पैराक्राइन एंड दे मे एक्ट एज ए एंडोक्राइन। तो जो साइटोकाइंस होते हैं ये तीन तरह के तौर पे काम कर सकते हैं। अब जो पैराक्राइन और ऑटोक्राइन और साइटोकाइंस इनके अंदर बेटा डिफरेंट ये है कि जो पैराक्राइंस होते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सेक्रेट होते हैं, लेकिन लेकिन नेबरिंग जो टारगेट सेल्स पड़े होते हैं उनमें ये डिफरेंट सेल्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं। देखना पड़ेगा।
ओके बेटा, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आ रही है आवाज़? लेट मी कंफर्म। बेटा अब आवाज़ आ रही है? अच्छा, हम पैराक्राइन, आइटोक्राइन और साइटोकाइंस के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद ये नीचे एक डायग्राम दी हुई है जिसमें जो पैराक्राइंस हैं, आइटोक्राइंस हैं और एंडोक्राइंस हैं, ये तीनों शो किए हुए हैं। बेटा जो ऑटोक्राइंस होती हैं ये क्या करती हैं कि सेम सेल सिक्रीट कर रही होती हैं और सेम ही सेल के ऊपर इनका इफेक्ट होता है। मीनिंग टू से जो सेल सिक्रीशन देती हैं उन्हीं के ऊपर इन्होंने एक्ट करना होता है। ओके, ऑटोक्राइन। और जो पैराक्राइन होते हैं, पैराक्राइन अगेन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर सिक्रीट होते हैं। उसके बाद नेबरिंग सेल जो पड़े होते हैं उनके ऊपर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेबरिंग सेल पड़े होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। और जो साइटोकाइंस होती हैं वो एक्ट एज ए पैराक्राइन, एक्ट एज ए एंडोक्राइन, एक्ट एज ए ऑटोक्राइन, ये तीनों तरह से एक्ट कर रहे होते हैं। ओके, अब ओके बेहतर हो गई आवाज़, ठीक है। अब एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ बॉडी कैसे करता है कि बेटा एंडोक्राइन या व्हाट डू यू मीन बाय एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ द बॉडी, क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ द बॉडी। तो ये कैसे कंट्रोल करता है? एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्लैंड्स। अब ये जो सेवरल ग्लैंड्स होते हैं ये बेटा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। लाइक आप लोगों को पता होगा लीवर आल्सो एक ग्लैंड है, थाइमस आल्सो एक ग्लैंड है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ग्लैंड्स की फॉर्म में ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दे सेक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड रेदर देन इनटू ए डक्ट सिस्टम। या तो ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर सेक्रेशन दे रहे होते हैं या इनकी सेक्रेशन पहले डक्ट्स के अंदर जाती हैं देन जाके टारगेट एरिया तक पहुंच रही होती हैं। इसके अलावा जैसे ही इनकी सेक्रेशन आती हैं तो इनके जो टारगेट आर्गन होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। सेवरल और डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं कि एक आर्गन के ऊपर इन्होंने जाके इफेक्ट करना होता है और दूसरे पे जाके एक आर्गन से ये रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद देन ये स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर जाके इन्होंने एक्ट करना होता है और जाके केमिकल चेंजेस या जो नर्वस सिस्टम होता है या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके साथ इन्होंने कोऑर्डिनेट करके होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना होता है। अब अगर हम देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या क्या हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक डायग्राम दी हुई है जिसमें ये शो किया हुआ है कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। लाइक अगर हम क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स या नेम एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स विच आर एंडोक्राइनिक इन फंक्शंस। तो पहली जो चीज़ है कि हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, बेटा आवाज़ क्यों रोक रही है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे पास तो बेटा सिग्नल भी ठीक है, कोई नेटवर्क का भी इशू नहीं है। आप बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है बेटा? बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है बेटा? ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी के अंदर बेटा 3 लोब्स होती हैं। डिफरेंट बुक कहती हैं कि 2 लोब होती हैं, कुछ बुक कहती हैं कि 3 लोब्स होती हैं। ओके वेल, अब जो पिट्यूटरी है इसके अंदर इंटीरियर पिट्यूटरी होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दरमियान एक लोब होती है दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट लोब, ठीक है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या पेंक्रियाज होता है, एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं, स्टिल्स या ओवरीज होती हैं। तो ये नॉर्मली अगर हम क्वेश्चन ये आ जाता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिखें तो ये 5 to 6 नेम्स हैं जो आप लिख सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड्स हो सकते हैं, टेस्ट्रीज या ओवरीज हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर प्लेसेंटा और कार्पस ल्यूटिनम होते हैं। ऑर्गन्स और टिश्यूज हैविंग एंडोक्राइन फंक्शंस जिसके अंदर हाइपोथैलेमस होता है। अब हाइपो जो थैलेमस है ये रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज कर रहा होता है, रिलीजिंग हार्मोन भी रिलीज कर रहा होता है और इनहिबिटरी हार्मोन भी रिलीज कर रहा होता है। जब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जा रहा होता है तो उसके रिजल्ट में
जो हाइपोथैलेमस है ये इनहिबिटरी हार्मोन भी रिलीज़ करता है। इसके अलावा अगर हम हार्ट की बात करें तो ये डिफरेंट आर्गन्स हैं जहाँ से एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं। लाइक हाइपोथैलेमस है रिलीजिंग या इनहिबिटरी हार्मोन को रिलीज़ करता है। दूसरा हार्ट है, हार्ट से हमने लास्ट टाइम मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है कि एएनपी रिलीज हो रहा होता है, एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड। अगेन एक हार्मोन है जो कि हार्ट मसल से या कार्डियोमायोसाइट से रिलीज हो रहा होता है, राइट। तीसरा आर्गन जो है हमारे पास किडनी है, किडनी से हमारे पास रीनल रिलीज हो रहा होता है, ये सी सेल रिलीज कर रहे होते हैं, एरिथ्रोपोएटिन रिलीज हो रहा होता है। बेटा पेंक्रियाज डेफिनेटली आएगा, पेंक्रियाज डेफिनेटली आएगा, लेकिन हम मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ है कि मेनली हम आर्गन को ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा किडनी की हम बात कर रहे थे, किडनी में एएनपी सॉरी रीनल रिलीज होता है, एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होता है, 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सोकोल्सिफेरॉल या विटामिन D3 से कहा जाता है, जो प्रीकर्सर्स की फॉर्म है या प्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्टोमक से अब डिफरेंट हार्मोन्स और भी रिलीज हो रहे होते हैं, लाइक गैस्ट्रन से मेनली रिलीज हो रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से सीसीटी और सेक्रीटन रिलीज हो रहा होता है, और एडिपोसाइट्स से लिप्टन रिलीज हो रहा होता है। और लिप्टन जो है ये आपकी हंगर को ट्रिगर कर रहा होता है, आपको आपकी भूख जो है उसको एपिटाइट स्टिमुलेटर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये वो आर्गन्स हैं, मेजर आर्गन्स हैं जहाँ से ये हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया है। इसके अलावा लाइक पेंक्रियाज है, लीवर है, दीज आर आल्सो एंडोक्राइनिक फंक्शंस, तो वहाँ से भी हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। डेफिनेटली बेटा पेंक्रियाज भी आएगा, लीवर भी आएगा, थाइमस ग्लैंड्स भी आएगा, तो ये सारे अदर आर्गन्स हैं जहाँ से भी ये एंडोक्राइनिक नेचर्स हैं और हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मेजर्स अगर हम आर्गन्स की बात करें तो ये 5 ही हैं। इसके अलावा भी आप लीवर लिख सकते हैं, पेंक्रियाज लिख सकते हैं, थाइमस ग्लैंड्स लिख सकते हैं, थायराइड ग्लैंड लिख सकते हैं, वाट एवर जो आपके माइंड्स में आता है वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो एंडोक्राइन वर्सेस जो नर्वस सिस्टम है, इनके अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, ये हम कोऑर्डिनेशन को देख लेते हैं तो थोड़ा, ताकि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो एंडोक्राइन सिस्टम एक्ट विद द नर्वस सिस्टम, और मैंने पहले भी कहा था बर्डे फर्स्ट पे कि एंडोक्राइन सिस्टम और जो नर्वस सिस्टम होता है दे एक्ट एज ए यूनिट। Both systems enable cells to communicate with one another by using chemical messengers। अब ये जो chemical messengers दोनों सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, जो नर्वस सिस्टम के chemical messengers होते हैं that are known as neurotransmitters, और जो एंडोक्राइन के chemical messengers होते हैं that are known as hormones। अब ये endocrine system uses chemical messengers called hormones that are transported by the circulatory system, that is blood। They act on the target cell that may be anywhere in the body, okay। अब जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके जो केमिकल मैसेंजर्स बेटा होते हैं उनको हार्मोन्स कहा जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं या ब्लड कहते हैं, ब्लड के अंदर ये सर्कुलेट करते हैं, सर्कुलेट करने के बाद ये बॉडी के अंदर टारगेट एरिया तक पहुंचते हैं, और टारगेट एरिया कहीं पे भी हो सकता है। बेटा आपका कदस बेटा आपके माइट भी कोई नेटवर्क एरर हो जहाँ पे आपको आवाज़ नहीं आ रही होती, बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो ये आपकी साइड पे हो सकता है कोई एरर हो। अब दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, अच्छा जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा ये फौरन से पहले होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, लाइक फास्ट एंड फ्यूरियस। लेकिन जो एंडोक्राइन होता है ये स्लोली और प्रोग्रेसिवली होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा होता है। द एंडोक्राइन सिस्टम इज स्लोअर देन द नर्वस सिस्टम बिकॉज हार्मोन मस्ट ट्रेवल थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम टू रीच द टारगेट एरिया। अगर हम नर्व्स की बात करें, न्यूरॉन्स की बात करें, तो यहाँ से जैसे ही केमिकल सेक्रेशन रिलीज होती हैं या सिनेप्स बनती है, तो एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसमिशन होती है वो केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू होती है, और दीज केमिकल मैसेंजर्स आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये वेसिकल्स की फॉर्म में स्टोर पड़े होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के अंदर रिलीज होते हैं और पर इससे पोस्ट सिनेप्टिक के अंदर मूव कर जाता है, कोई भी मैसेज होता है कन्वे हो जाता है। लेकिन जो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं वो पहले रिलीज होने के बाद बेटा ब्लड स्ट्रीम में आते हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में आने के बाद देन जाके इन्होंने टारगेट एरिया पे एक्ट करना होता है। इसलिए इनका जो प्रोसेस है दैट इज स्लो, और जो नर्वस सिस्टम है इनका जो प्रोसेस है दैट इज रैपिड। ओके, एंडोक्राइन की बेटा जो केमिकल सेक्रेशंस होती हैं ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं दैट आर नोन एज हार्मोन्स
एंड नर्वस सिस्टम की न्यूरोट्रांसमीटर्स होती हैं और इनका जो एक्शंस होता है दैट आर, अगर एंडोक्राइन की बात करें तो दैट इज स्लोअर, एंड अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये फास्टर होता है। ओके ओके, सिनैप्स क्या है, सिनेप्टिक लेफ्ट क्या है? ओके बेटा बता देता हूँ। फिर हार्मोन्स तो दोनों में ब्लड में से बेटा, जैसे ही हार्मोन रिलीज होते हैं ना, रिलीज होने के बाद ब्लड में मूव करते हैं, ब्लड में मूव करने के बाद जाके टारगेट एरिया पे पहुंचते हैं और टाइम लग जाता है। लेकिन जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें ये थ्रू सिनैप्स ये काम हो रहा होता है, और सिनैप्स या सिनेप्टिक लेफ्ट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में कोलिसिस्टोकाइनिन, अली कोलिसिस्टोकाइनिन का नहीं पता, अल्लाह पूछेगा तेरे को। एनी हाउ, अच्छा साइनेप्स और सिनेप्टिक लेफ्ट ये क्या है बेसिकली बेटा? साइनेप्स या न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस एक ऐसी साइट्स होती है जहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल नर्व होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रही होती है, या आप ये कह सकते हैं कि प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जा रही होती है। अब ये प्री और पोस्ट मेम्ब्रेन की आप लोगों को आई थिंक बताना पड़ेगा। या आप ये कह सकते हैं कि जो एक कम्युनिकेशन होता है बिटवीन न्यूरॉन्स और मसल के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है वो एक इलेक्ट्रिकल नर्व के थ्रू हो रहा होता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू हो रहा होता है, और ये जो कम्युनिकेशन है दैट इज नोन एज सिनैप्स। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं कि हार्मोन क्या है, व्हाट इज हार्मोन। तो हार्मोन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? is a chemical substances which is secreted into the internal body fluids। ओके बेटा, सिनैप्स रिपीट कर देता हूँ। बेटा सिनैप्स ये होती है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ने ट्रांसमिट होना होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना होता है, या आप ये कह सकते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचना होता है। तो ये जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक जो पहुंचने का प्रोसेस है थ्रू ए केमिकल सिग्नल या थ्रू ए केमिकल मैसेंजर्स इज नोन एज सिनैप्स। अब ये सिनैप्स ट्रांसमिट कैसे होती है, ये कम्युनिकेशन कैसे होती है, इसमें दो तरह से जंक्शंस होती हैं। ये एक प्री सिनैप्स होती है, एक पोस्ट सिनैप्स होती है। प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के दरमियान जो स्पेस होती है दैट इज नोन एज सिनेप्टिक लेफ्ट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। अब ये जो सिनेप्टिक लेफ्ट होती है इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो वेसिकल की फॉर्म में स्टोर पड़े होते हैं। अब जैसे ही ये प्री में मैसेज कन्वे होता है, उसके बाद सिनेप्टिक लेफ्ट के अंदर ये केमिकल सेक्रेशन रिलीज होती हैं। रिलीज होने के बाद ये प्री से पोस्ट सिनेप्टिक में मूव कर जाती हैं। जो मैसेज आ रहा होता है ये प्री से पोस्ट सिनेप्टिक में मूव कर जाता है। ओके, अगर हम हार्मोन को डिफाइन करें तो हार्मोन बेसिकली क्या है कि हार्मोन इज ए केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच इज सेक्रेटेड into the internal body fluids by one cell or a group of cells and exerts a physiological effect on the other cell of the body। अब हमने बात की थी ऑटोक्राइन की, अब ने बात की थी पैराक्राइन की, ठीक है। तो ये जो केमिकल सेक्रेशंस होती हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ये एक जगह से सेक्रीट होते हैं। सेक्रीट होने के बाद बेटा टू नर्व्स कंबाइन नर्व क्या है बेसिकली? अब ये कह सकते हैं कि एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स को जब मैसेज कन्वे करता है तो उसको सिनैप्स कहा जा सकता है। आप ये कह सकते हैं कि दो एक मैसेज जो एक नर्व से दूसरी नर्व की तरफ जा रहा है थ्रू सिनैप्स, ये कह सकते हैं, ठीक है। नर्व कंबाइन थ्रू सिनैप्स, या आप ये कह सकते हैं कि जो इनके दरमियान कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू नर्व्स दैट इज आल्सो नोन एज सिनैप्स, ठीक है। तो हार्मोन्स की अगर हम बात कर रहे थे तो हार्मोन्स ग्रुप ऑफ सेल से भी सेक्रेट हो रहा होता है। ऑटोक्राइंस भी हो सकते हैं, साइटोकाइंस भी हो सकते हैं, पैराक्राइंस भी हो सकते हैं, न्यूरोएंडोक्राइंस भी हो सकते हैं।
तो जैसे ये रिलीज़ होते हैं, रिलीज़ होने के बाद इन्होंने स्पेसिफिक टारगेट एरिया तक पहुंचना होता है, वहाँ पे बाइंडिंग साइट्स पड़ी होती हैं, उन्होंने उनके साथ बाइंड करना होता है और एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करना होता है। उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स या टारगेट सेल्स, इनको रिसेप्टर्स कहा जाता है, एक स्पेसिफिक सिग्नल्स के थ्रू अटैचमेंट होती है। अब कहीं पे भी अगर कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो होना या प्रोड्यूस होना होता है तो वहाँ पे रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशंस जा रही होती हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, उन्होंने जाके उन रिसेप्टर्स बाइंडिंग साइट्स के ऊपर अटैच होना होता है। अटैच होने के बाद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होती हैं। ओके, इसके बाद अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं तो क्लासिफिकेशन में डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। लाइक केमिकली इनको क्लासीफाई किया जाता है, ट्रॉपिक हार्मोन्स क्लासीफाई किया जाता है, स्ट्रक्चर्स की बेस पे क्लासीफाई किया जाता है, फंक्शन की बेस की या फिजियोलॉजी की बेस पे भी इनको क्लासीफाई किया जा रहा होता है। तो अगर हम ट्रॉपिक हार्मोन की बात करें तो ट्रॉपिक हार्मोन्स अकॉर्डिंग टू साइट्स ऑफ एक्शन के रिलेटेड जो जर्नल हार्मोन्स होते हैं, जर्नल हार्मोन्स दैट आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देन ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड थ्रू द बॉडी। जिसमें एग्जांपल्स आप ये ले सकते हैं, इनके एग्जांपल में ग्रोथ हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन होता है और एपिनेफ्रीन होता है। ये जर्नल हार्मोन्स होते हैं, स्पेसिफिक ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होने के बाद जाके टारगेट एरिया पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि इसने मसल मास को बढ़ाना होता है, सेल डिवीजन करवानी होती है और बोन्स के ऊपर जो कार्टिलेज या कॉन्ट्रोसाइट्स पड़े होते हैं उनकी ग्रोथ को इसने इंक्रीज करवाना होता है। तो ये अब देखें, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होएगा, सिक्रीट होने के बाद ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होएगा, ट्रांसपोर्ट होने के बाद एट द एंड जाके बोन्स के ऊपर एक्ट करेगा और मसल्स के ऊपर एक्ट करेगा। इसी तरह थायराइड हार्मोन है और एट द एंड क्या होगा कि T3 और T4 प्रोड्यूस होएगा और BMR को या BMI को मेंटेन कर रहा होगा। अगर लोकल हार्मोन की बात करें तो लोकली हार्मोन में आपने देखा था कि गैस्ट्रन रिलीज होता है स्टमक से। अब गैस्ट्रन डायरेक्ट स्टमक के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता, पहले ये गैस्ट्रन रिलीज होएगा, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेगा, सर्कुलेट करने के बाद अगेन जाके स्टमक के ऊपर टारगेट एरिया के ऊपर जाके अटैच होएगा, वहां से अगेन गैस्ट्रन को रिलीज करवाएगा। ओके, तो इसी तरह जो ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं दैट आर आल्सो सेक्रेटेड बाय वन एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्ट ऑन द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जिस तरह एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं, एक जगह से रिलीज होते हैं, रिलीज होने के बाद देन पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेंगे और फर्दर हार्मोन को रिलीज करवाते हैं। रिलीज करवाने के बाद एट द एंड क्या होता है कि कोई भी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होता है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ एक्शंस था। अगर हम अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर्स के बारे में डिस्कस करें तो केमिकल नेचर्स में प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं और स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स या टायरोसिन्स की फॉर्म होते हैं या स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं ये मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस या पेनक्रियास से सिक्रीट होती हैं, प्लेसेंटा से सिक्रीट हो रहे होते हैं और हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होती हैं। इनकी जो एग्जांपल्स है उनमें ग्रोथ हार्मोन्स हो सकता है, पैराथायरोमोन होता है, इंसुलिन होती है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स होता है या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। ये सारे हार्मोन्स पॉलीपेप्टाइड्स इन नेचर होते हैं या प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ओके बेटा, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, यूट्यूब से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे होते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होती हैं, अमाइनो एसिड्स के अंदर बेटा थायराइड ग्लैंड आता है और एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स आते हैं, यहाँ से सेक्रेट होते हैं जिनमें थायरॉक्सिन है और एड्रेनालिन है। इसी तरह स्टीरॉयड अगर हार्मोन की बात करें तो एड्रीनल कॉर्टेक्स है। अब एक एमसीक्यू जो मोस्टली आ रहा होता है इंटेरोएंडोक्राइन, एग्जैक्टली बेटा, ठीक है। अगर हम बात करें अमाइनो एसिड टायरोसिन और स्टीरॉयड हार्मोन की, तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला
ये एड्रीनल ग्लैंड रिलीज होते हैं। एड्रीनल अगर मिडल्ला से रिलीज हो रहा है तो दैट विल बी अमाइनो एसिड। अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है दैट विल बी स्टीरॉयड इन नेचर। तो ये एक एमसीक्यूज में अगेन क्वेश्चन आ रहा होता है कि कौन सा हार्मोन है जो कि एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है और अमाइनो एसिड इन नेचर है। ये टायरोसिन अमाइनो एसिड टायरोसिन इन नेचर है। और कौन सा हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है और स्टीरॉयड इन नेचर है। ये आप याद रखिएगा कि अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है दैट इज स्टीरॉयड इन नेचर। अगर एड्रीनल मेडुल्ला से रिलीज हो रहा है तो दैट इज अमाइनो एसिड टायरोसिन इन नेचर। एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है टेस्टिस से, ओवरीज से और प्लेसेंटा से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं दैट आर स्टीरॉयड इन नेचर्स। और इनके एग्जांपल्स में क्या क्या रहा होता है, एल्डोस्टेरोन होता है, एल्डोस्टेरोन स्टीरॉयड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉयड हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दैट आर स्टीरॉयड हार्मोन्स। अगर हम इनकी लोकेशन के लिहाज से देखें तो लोकेशन में भी आपको बहुत सी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बेटा आवाज़ का इशू के बहुत से लोगों को नहीं आ रहा है। ओके बेटा, आवाज़ का इशू भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आप एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश करें उसके बाद देखते हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ हार्मोन एक्ट करते हैं, कुछ सेल साइटोप्लाज्म और सेल न्यूक्लियस के ऊपर। अब इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं। तो जितने भी बेटा प्रोटीन, पेप्टाइड्स और कैटेकोलामाइंस हार्मोन्स हैं, कैटेकोलामाइंस लाइक एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हैं। ओके बेटा, तो ये जितने भी रिलीज हो रहे होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करते हैं और दूसरे सेल साइटोप्लाज्म के ऊपर। अब जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाके एक्ट करते हैं, इनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े होते हैं, उनके अंदर बेटा प्रोटीन, पेप्टाइड्स और कैटेकोलामाइंस, ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हैं। इसके अलावा जो सेल साइटोप्लाज्म के ऊपर जाके एक्ट करते हैं, जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन है वो सेल साइटोप्लाज्म के ऊपर एक्ट करते हैं। और जो सेल न्यूक्लियस के ऊपर जाके एक्ट कर रहे होते हैं वो थायराइड हार्मोन होते हैं। ओके बेटा, अमाइनो एसिड्स और जो थायराइड हार्मोन है, मैंने ये बताया बेटा कि जो स्टीरॉयड हार्मोन है और जो अमाइनो एसिड्स हैं इनमें एड्रीनल मेडुल्ला और एड्रीनल कॉर्टेक्स है। अब जो एड्रीनल ग्लैंड्स है ना, एड्रीनल ग्लैंड्स के पार्ट्स हैं एड्रीनल मेडुल्ला और एड्रीनल कॉर्टेक्स। जो एड्रीनल मेडुल्ला से रिलीज होते हैं दैट आर अमाइनो एसिड इन नेचर्स, और जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं बेटा वो स्टीरॉयड इन नेचर्स होते हैं। तो ये फ़र्क है, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ रहा होता है कि एड्रीनल मेडुल्ला से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि अमाइनो एसिड इन नेचर्स हैं और कौन से रिलीज होते हैं जो स्टीरॉयड इन नेचर्स हैं। तो ये बेटा आपको बता रहा था, राइट। अच्छा, इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको उस दिन लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था कि ये किस तरह एक्ट करते हैं, स्टीरॉयड और नॉन स्टीरॉयड हार्मोन किस तरह एक्ट करते हैं। तो ये एक डायग्राम दी हुई है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको सेकंड मैसेंजर, जो कि हम साइक्लिक एएमपी की बात कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर, तो ये सेकंड मैसेंजर को यूज़ कर रहे होते हैं, दैट इज साइक्लिक एएमपी। ओके, तो उससे पहले हमने एक क्लासिफिकेशन देखी है। क्लासिफिकेशन में हमने 3 तरह से हार्मोन्स डिस्कस किया है या रिसेप्टर्स बाइंडिंग साइट डिस्कस किए हैं कि जितने भी प्रोटीन्स इन नेचर्स होंगे, पेप्टाइड्स या कैटेकोलामाइंस होंगे, उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करना है। और दूसरा हमने ये कहा है कि जो सेल साइटोप्लाज्म के साथ जिनके रिसेप्टर्स पड़े होते हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, और जो न्यूक्लियस के साथ जिनके रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, ये जिन्होंने आके अटैच होना होता है, वो हैं थायराइड हार्मोन। अब इसकी नीचे डायग्राम दिखाई गई है जिसमें मैकेनिज्म्स आपको शो रहा होगा, और नीचे 3 पार्ट्स हैं। वन इज सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, जिनमें सेल मेम्ब्रेन के साथ आके अटैच होना होता है, दूसरा सेल साइटोप्लाज्म रिसेप्टर्स हैं, और तीसरा सेल न्यूक्लियस रिसेप्टर्स हैं, इनके साथ इन्होंने आके अटैच होना होता है। और नीचे इनका एक स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाया गया है, समझ आएगी इंशाल्लाह कि ये कैसे जाके अटैच होते हैं। बेटा सेल मेम्ब्रेन के साथ जितने भी अटैच होंगे वो स्पेशल आयन चैनल लिंक होंगे, ची प्रोटीन लिंक्ड होंगे और इंजाइम लिंक होंगे।
अब ये जितने भी सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे, इन्होंने सेल के इनसाइड जाना है, तो ये सेकंड मैसेंजर को यूज़ करेंगे, और वो सेकंड मैसेंजर क्या है, साइक्लिक एएमपी है, CAMP लिखा होगा, तो ये दैट विल यूज एज ए साइक्लिक एएमपी, सेकंड मैसेंजर को यूज़ कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन द हार्मोन इफेक्ट इन द टारगेट टिश्यू बाई फर्स्ट फार्मिंग हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाएगा, उसके बाद रिसेप्टर के साथ इटसेल्फ जाके एक्ट करेगा, और देन रिसेप्टर्स को हार्मोनल इफेक्ट के लिए इनिशिएट कर देगा। और ये एक्ट कैसे करते हैं बेटा, ये एक आयन चैनल लाइक लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं, ये कैसे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये आप एक डायग्राम को देख लें, उसमें आप लोगों को और ज़्यादा समझ आ जाएगी। हार्मोन्स लाइक कोई भी एसिटाइलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन्स हैं, ये कैटेकोलामाइंस आप कह सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, वो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के साथ कंबाइन करेगा। उसके बाद चेंजेस इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द रिसेप्टर, जैसे ही पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ये कंबाइन करता है तो रिसेप्टर में चेंजेस लेके आता है, और वो चेंजेस क्या करती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द आइंस। उन्होंने आइंस की जो चैनल्स होती हैं उनको ओपन या क्लोज करना होता है। अब पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ही हार्मोन्स लाइक कैटेकोलामाइंस, एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन या एसिटाइलकोलिन, जैसे ये प्री पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन करेगा, ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने के बाद ये क्या करेगा कि रिसेप्टर के साथ आके अटैच होगा, रिसेप्टर्स के अंदर चेंजेस लेके आएगा। अब वो रिसेप्टर्स की चेंजेस में क्या होगा कि वो जो केमिकल्स थे जहाँ से आइंस ने रिलीज होना होता है, वो चैनल्स को या तो ओपन करेगा या क्लोज करेगा। उसके बाद उनकी जो मूवमेंट्स है, हो सकता है इनफ्लक्स करना है, हो सकता है आउटफ्लक्स करना है, इनसाइड मूव करना है, सेल के अंदर मूव करना है आइंस ने, या सेल के आउटसाइड उसने मूव करना है। तो जैसे ये चैनल्स को ओपन करेगा, चैनल्स ओपन होने के रिजल्ट में जो आइंस हैं उनकी मूवमेंट होएगी, और जैसे ही इनकी मूवमेंट होएगी तो ये अगेन जो मैसेज है पोस्ट सिनेप्टिक में सेल तक कन्वे हो जाएगा। इसके एग्जांपल ऐसे है, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड एसिटाइलकोलिन। जैसे ही एपिनेफ्रिन या एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है तो ये क्या करती है कि मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि एक्शन पोटेंशियल होता है बॉडी के अंदर। अब ये थ्रू एक्शन पोटेंशियल्स आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर इन्होंने आके अटैच होना होता है। अटैच होने के बाद आगे फर्दर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के अंदर जाते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जैसे ये जाते हैं तो नेक्स्ट जो मसल के साथ इनकी अटैचमेंट होती है या वट एवर किसी भी आर्गन के साथ इनकी अटैचमेंट होती है, तो देन ये एक स्पेसिफिक रिस्पांस को शो कर रहे होते हैं। ओके, दूसरी कंडीशन जो हमने कहा है कि वो जी प्रोटीन्स लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, उसको देख लेते हैं कि ये जी हार्मोन के साथ किस तरह सेकंड मैसेंजर को यूज करते हैं। ओके बेटा, बोर्ड यूज करूँ तो बोर्ड से कैसे समझ आएगी आप लोगों को। ओके, दूसरी चीज़ जो आती है वो जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर सिस्टम होता है। अब इसमें क्या होता है कि हार्मोन और रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन जी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे, और जी प्रोटीन क्या करेगी, alter the activity of ion channel या intracellular enzyme such as adenyl cyclase या phosphatase जी को एक्टिवेट कर देगी। ओके, उसके रिजल्ट में क्या होगा कि सेल का जो फंक्शन होता है अल्टर्ड होना शुरू हो जाता है। बेटा ये एक डायग्राम दिखाई गई है, डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा। पहला हमने ये कहा है कि हार्मोन और रिसेप्टर्स बाइंड करेगा। ये जो ग्रीन है ये हार्मोन है, नीचे जो वी शेप नज़र आ रही है ये उसका रिसेप्टर्स है। ये हार्मोन और रिसेप्टर्स ने अटैच किया, सेल मेम्ब्रेन जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है। अब सेल मेम्ब्रेन जी प्रोटीन एक्टिवेशन हुई, एक्टिवेशन होने अल्टरनेट एक्टिविटी ऑफ आयन चैनल और इंट्रासेलुलर एंजाइम। अब ये जो नॉर्मली आयन चैनल्स थे उनकी एक्टिविटी को इंट्रासेलुलर या इंट्रासेलुलर एंजाइम की एक्टिविटी को इन्होंने अल्टर्ड करना शुरू कर दिया। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर्स टू द मेम्ब्रेन मैकेनिज्म दैट जनरेट सेकंड मैसेंजर्स। अब जैसे ये एक्टिविटी अल्टर होएगी तो ये जी प्रोटीन जो है ये एक सेकंड मैसेंजर्स को एक्टिवेट करेगी, जो कि एक एडिनाइल साइक्लेज है, और ये एडिनाइल साइक्लेज को सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्टिवेट कर देगी। इसी तरह अगर हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करते हैं एग्जांपल में, तो जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, तो एट द एंड क्या होता है कि LH
रिलीज होना शुरू हो जाता है, कार्पस ल्यूटिनम के ऊपर जाके एक्ट करता है। तो ये दे विल एक्ट एज ए सेकेंड मैसेंजर्स। इसी तरह अगर किसी भी प्रोटीन की सेंथेसिस या प्रोटीन की सेंथेसिस नहीं होती है बेटा, तो अगेन यही हो रहा होता है कि जैसे ही ये साइक्लिक एएमपी या ओके बेटा आयनिक वाला रिपीट कर दूंगा, एक दफ़ा ये तीनों कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन क्या है। ठीक है, तो सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी यूज़ करेंगे। साइक्लिक एएमपी यूज़ करने के बाद देन जाके ये न्यूक्लियस के अंदर इंटर होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर इंटर होने के बाद जेनेटिक मेकअप को एक्टिवेट करते हैं, और जीन्स क्या करती है कि कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है या व्हाटएवर कोई भी फंक्शंस प्रोटीन कोई न्यू प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी होती है, तो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होती हैं। और तीसरा जो होता है ये इंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर सिस्टम होता है। अब इसमें क्या होता है कि हार्मोन रिसेप्टर्स अटैच होती हैं, रिसेप्टर्स एक्ट एज एंजाइम या इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज एक्टिवेटेड। अब जो इंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जैसे ही रिसेप्टर और हार्मोन बाइंड करेंगे तो इंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अब बेटा सेकंड मैसेंजर जो होता है ये फर्स्ट हार्मोन जो होता है उसको फर्दर आगे प्रोसेस करवाता है, मूव करवाता है टुवर्ड द न्यूक्लियस। अगर ये सेकंड मैसेंजर यूज़ नहीं करेंगे तो ये न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच सकते। ओके, तो हम बात कर रहे थे इंजाइम लिंक्ड की। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर्स ज्वाइन करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे तो वहाँ पे इंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, और इंजाइमेटिक एक्टिविटी जैसे ही स्टार्ट होएगी या एक्टिवेशन उसकी होएगी तो दैट विल अगेन प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द सेल फंक्शंस। जिस तरह हम लास्ट भी बात कर रहे थे कि लाइक साइक्लिक एएमपी है या साइक्लिक गुआनिसिन मोनोफॉस्फेट है, जीएमपी है, इज इन्वॉल्व एज ए सेकंड मैसेंजर इन द एंजाइम हार्मोन रिसेप्टर सिस्टम। और एग्जांपल्स जिसके अंदर मोस्टली इंसुलिन या लिप्टन है। अब इंसुलिन क्या होती है कि इसने क्या करना होता है कि रिसेप्टर के साथ बाइंड करना होता है। रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद जो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स होते हैं उनको इनसाइड द सेल भेजना होता है। अगर ये इंजाइम लिंक नहीं होएगी रिसेप्टर के साथ, लाइक GLUT2 और GLUT4 रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड नहीं करेगी, तो जो ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं उनको सेल के अंदर नहीं भेज सकती। तो इसलिए इन्होंने क्या करना होता है कि सेकंड मैसेंजर को यूज़ करना होता है। अब हम तीनों देख लेते हैं कि पहला हमने कहा था कि आयनिक लिंक्ड होता है, दूसरा हमने कहा है कि ची प्रोटीन लिंक्ड होता है, और तीसरा हमने कहा है कि इंजाइम लिंक्ड होता है। बेटा आयनिक लिंक्ड हो, इंजाइम लिंक्ड हो या जी प्रोटीन लिंक्ड हो, तो आपने एक बात याद रखनी है कि इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं ना ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आयनिक रिसेप्टर्स जो आयनिक चैनल लिंक्ड हो, जी प्रोटीन लिंक्ड हो या इंजाइम लिंक्ड हो। दूसरी बात, इससे पहली बात तो ये है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये ऑलवेज यूज सेकेंड मैसेंजर मैकेनिज्म। ये तीनों चाहे आयनिक चैनल लिंक्ड हो, चाहे जी प्रोटीन लिंक्ड हो, चाहे इंजाइम लिंक्ड हो, तो ये तीनों ने क्या करना होता है एक सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म को यूज करना होता है। और सेकंड मैसेंजर्स में जीएमपी हो सकता है, सीएमपी हो सकता है। अब आयनिक चैनल में क्या होता है कि जैसे कोई हार्मोन रिलीज होता है, लाइक एड्रीनलिन है, एपिनेफ्रीन है, नार एपिनेफ्रीन है, तो ये रिसेप्टर के साथ इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद उस रिसेप्टर्स के अंदर चेंजेस लेके आता है, और रिसेप्टर्स के अंदर जैसे ही चेंजेस आती हैं तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी रिसेप्टर्स डेफिनेटली पड़े होते हैं, और वो चैनल्स होते हैं जो कि आयनिक चैनल्स होते हैं। उन्होंने आयंस को ओपन चैनल्स को ओपन करना होता है, जिसकी वजह से जो आयंस है इनसाइड या आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन मूव कर लेते हैं। अब जैसे इनसाइड या आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन मूव करेंगे तो उसके रिजल्ट में ये मैसेज पोस्ट सिनेप्टिक सेल तक पहुंचता है, और पोस्ट सिनेप्टिक मैसेज इसको आगे फर्दर मसल तक कन्वे करता है, सेल तक कन्वे करता है, आर्गन तक कन्वे करता है या टिश्यू तक करता है। जो भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होना होता है वो हो जाता है। दूसरा था जी प्रोटीन का। जी प्रोटीन में हमने ये कहा है कि हार्मोन और रिसेप्टर जैसे ही बाइंड करते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर तो जी प्रोटीन की एक्टिवेशन हो जाती है। अब जी प्रोटीन की एक्टिवेशन होने के रिजल्ट में दैट विल आल्सो अल्टर द एक्टिविटी ऑफ आयन चैनल्स, जो कि इंट्रासेलुलर एंजाइम्स पड़े होते हैं, जिसके अंदर एडिनाइल साइक्लेज या फास्फोलाइपेज सी आता है, उसको एक्ट करते हैं। जीएमपी बेसिकली इसको प्रोड्यूस कर रही होती है एडिनाइल साइक्लेज को। ये एडिनाइल साइक्लेज है, ये जी प्रोटीन
साथ अगेन बाइंड होता है और जनरेट ए सेकंड मैसेंजर, और वो जो सेकंड मैसेंजर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक एएमपी होता है। तीसरा था इंजाइम लिंक। अब इंजाइम लिंक में क्या होता है कि इंजाइम और रिसेप्टर्स बाइंड करने के बाद जैसे इंट्रासेलुलर मूव करते हैं ये हार्मोन और रिसेप्टर्स, तो वहाँ पे इंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। इंजाइमेटिक एक्टिविटी के होने के रिजल्ट में अगेन सेल का जो फंक्शन होता है वो उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। और इसके अंदर भी जो सेकंड मैसेंजर यूज हो रहा होता है वो साइक्लिक एएमपी हो सकता है, जी साइक्लिक जीएमपी हो सकता है, जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा होता है। और इसके एग्जांपल में लिप्टन और इंसुलिन है। ओके, आप लोग ब्रेक ले लें, उसके बाद हम सेकंड मैसेंजर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेकंड मैसेंजर्स कौन कौन से होते हैं और कैसे ये एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, राइट। बेटा प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है। एक्शन पोटेंशियल अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें प्री सिनेप्स और पोस्ट सिनेप्स होती है। डेफिनेटली ये न्यूरोमस्कुलर में न्यूरो नर्वस सिस्टम में भी इन्वॉल्व हो रही होती हैं। अब एक मसल से दूसरे अगर मसल में या कोई हार्मोन आ रहा है और उसने मसल को मैसेज कन्वे करना है, सेल को मैसेज कन्वे करना है, तो दैट विल यूज टू चैनल्स। वन इज आयनिक चैनल एंड अदर वन इज थ्रू द साइनेप्स। अगर जो साइनेप्स है उसमें जो केमिकल सिक्रीशंस हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में रिलीज हो रही होती हैं। और अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम में, तो एंडोक्राइंस में हार्मोन्स की फॉर्म में रिलीज हो रही होती हैं, और ये हार्मोन्स अगेन परिसिनेप्ट से पोस्टनेप्ट में मैसेज कन्वे कर रही होती हैं। ठीक है, ओके, सी यू इंशाल्लाह एंड आफ्टर 5 to 10 मिनट्स 5 AM पे हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे।
ओके, वेलकम बैक। बात कर रहे थे सेकंड मैसेंजर्स की। आ जाए वापस सारे लोग। ओके, तो हम बात कर लेते हैं सेकंड मैसेंजर्स की। इट इज साइक्लिक एएमपी। जितने भी सेकंड मैसेंजर्स हैं ना, ये सारे मीडिएट करते हैं इंटरस्टेलर हार्मोन फंक्शंस को, और मोस्टली फाउंड इन द जी प्रोटीन लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर सिस्टम एंड इंजाइम लिंक्ड हार्मोन सिस्टम्स होते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, सेकंड मैसेंजर जो इंट्रासेलुलर हार्मोन फंक्शन को मीडिएट कर रहे होते हैं, उसके अंदर एडिनाइल साइक्लेज या सीएमपी सेकंड मैसेंजर्स कहा जाता है। कैल्शियम आइन कैलमोडुलिन सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम और एक्ट कर रहा होता है। और तीसरा जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड सेकंड मैसेंजर्स के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। ये तीन सेकंड मैसेंजर्स के तौर पे इंट्रासेलुलर हार्मोनल फंक्शन मीडिएटर्स हैं। अब जो एडिनाइल फास्फेट एडिनाइल साइक्लेज है, ये कैसे सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करता है, इसको कॉमनली नोन एज एडिनाइल साइक्लेज या एडिनाइलेट साइक्लेज भी कहा जाता है, और एब्रीवेटेड एज एसी। इसका मैकेनिज्म बेटा ये है कि जैसे ये बाइंड करेगा विद द रिसेप्टर्स, बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन विद द रिसेप्टर बाइंड करेगी, उसके रिजल्ट में क्या करेगी कि साइक्लिक एएमपी की एक्टिवेशन हो जाएगी। तो उसके रिजल्ट में डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज के साथ ट्रिगर होएगा। देन ये जैसे ही साइक्लिक एएमपी की एक्टिवेशन होएगी, तो ये लीड करेगी फास्फोरिलेशन को। फास्फोरिलेशन स्पेसिफिक प्रोटीन्स की सेल के अंदर फास्फोरिलेशन होएगी, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि सेल रिस्पांस अपना शो कर देगा। तो ये इस तरह ये एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद एट द एंड जो सेल रिस्पांस है उसको शो कर देती है। इसको एक डायग्रामेटिक स्कीम में भी दिखाया गया है। अगर इस आप डायग्राम को देखेंगे तो आउटसाइड द सेल पेप्टाइड हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जी प्रोटीन की एक्टिवेशन हो जाएगी, और उसके रिजल्ट में साइक्लिक एएमपी यूज करेगा एज ए सेकंड मैसेंजर्स। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी, या तो एटीपी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्शन हो जाएगी, और दूसरा सी एएमपी साइक्लिक एएमपी यूज होएगी, और इनएक्टिव इंजाइम की एक्टिवेशन इंजाइम की एक्टिवेशन होएगी। पहले इनएक्टिव फॉर्म में इंजाइम्स था, अब इसको क्या करेगा कि इंजाइम की एक्टिवेशन होएगी, और इंजाइम की जैसे ही एक्टिवेशन होएगी तो इंजाइमेटिक एक्शन स्टार्ट हो जाता है। इंजाइमेटिक एक्शन स्टार्ट होने के रिजल्ट में केमिकल रिएक्शन होते हैं, और साथ में सेल रिस्पांस आना शुरू हो जाता है। आउटसाइड सेल था, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सारा काम था। जैसे रिसेप्टर ने बाइंड किया, जी प्रोटीन की एक्टिवेशन हुई, उसने एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया, एटीपी से साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर तो यूज हुई, और उसने इंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में था उसको एक्टिवेट किया। एक्टिवेशन के रिजल्ट में केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हुआ, केमिकल रिएक्शंस होने के रिजल्ट में सेल रिस्पांस आना शुरू हो गया। ओके, दूसरा इवेंट्स, अगर हम कैल्शियम कैलमोडुलिन की बात करें सेकंड मैसेंजर्स के, तो इसमें कोई भी पेप्टाइड हार्मोन होएगा जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। देन जी प्रोटीन की एक्टिवेशन होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जितने फास्फोलाइपेज सी या फास्फोलाइप रिलेशन होती है, उसके रिजल्ट में प्रोटीन काइनेज सी की एक्टिवेशन होती है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था साइटोप्लाज्म के अंदर, और एट द एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है, ये सेल रिस्पांस आना शुरू हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम जो है ये ट्रिगर करती है और सेल रिस्पांस शो करना शुरू कर देती है। ये प्रोटीन फॉस्फेट के साथ जैसे ही अटैच होती है तो सेल रिस्पांस आना शुरू हो जाता है। इसके रिजल्ट में अगर बाइंडिंग ऑफ हार्मोन विद रिसेप्टर्स, तो उसके बाद फास्फोलाइपेज सी एक्टिवेशन होती है, कन्वर्जन ऑफ पर्टिकुलर फास्फो
लिपिड्स इन द मेम्ब्रेन टू आइनोसाइटोल IP3 जो मेंशन किया हुआ है। और IP3 जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इन्फ्यूज होगी। इन्फ्यूज होने के बाद ये अगेन प्रोटीन के रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद कैल्शियम चैनल को ओपन कर देगी। अब जैसे ही कैल्शियम बेटा चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम चैनल ओपन होने के रिजल्ट में ये साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर होती है। और साइटोप्लाज्म में इंटर होने के बाद जो प्रोटीन कैल्मुडिलीन होती है वो एक्टिवेट कर देती है। और जैसे ही कार्निलीन एक्टिवेशन होती है तो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाता है विद फास्फोरिलेट्स, और अदर एंजाइम की एक्टिवेशन होती है। अदर एंजाइमेटिक प्रोटीन एक्टिवेशन होना शुरू हो जाती है और एट दैट सेल रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। ओके अब बेसिकली कार्निलीन क्या है? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जिसका अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो इसके पास 148 अमाइनो एसिड्स होती हैं, एज कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती हैं। जब कैल्शियम के साथ बाइंड करती है तो 5 कर्नूली इंडिपेंडेंट काइनेज बन जाती है, लाइक मायोसिन लाइट चेन काइनेज। और फंक्शन क्या करती है बेटा? मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी है। और फंक्शन क्या कर रही होती है कि स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन करवा रही होती है, साइनेप्टिक फंक्शंस हैं इसके, और प्रोटीन सिंथेसिस करवा रही होती हैं। और तीसरा सेल मेम्ब्रेन जो है ये फास्फोलिपिड सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। इसके ये मोड ऑफ एक्शंस है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आउटसाइड द सेल स्टीरॉयड हार्मोन होता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद इनसाइड द सेल जाता है और वहाँ पे ये डीएनए के साथ बाइंड करता है। डीएनए के साथ बाइंड करने के बाद थ्रू मैसेंजर आरएनए ये मैसेज आगे जीन तक कन्वे करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है। ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ओके इनके हम देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए ये प्रिंसिपल हार्मोन एक्शंस करके उसके बाद आपके एक छोटा सा क्वीज है इसी के एंड पे, वो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मेंशन किया हुआ है कि जो न्यूक्लिक हार्मोन रिसेप्टर सिस्टम है ये कैसे एक दूसरे के साथ बाइंड करता है। डाउन रेगुलेशन रिसेप्टर्स होते हैं, अप रेगुलेशन रिसेप्टर्स होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हार्मोन्स एक्शन के ऊपर हम देख लेते हैं कि ये कैसे करता है। ओके बेटा मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है इनके ये मोड ऑफ एक्शन बेटा देख लीजिएगा, अगर ना समझ आए तो ये मुझे बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन मुश्किल नहीं है। आप लोगों को पता नहीं क्यों मुश्किल लग रहा है। स्लाइड शेयर करूंगा, आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ओके तो ये लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल ऑफ एक्शन की रिलीज से होता है। तो इसकी रिलीज इंपॉर्टेंट है कि कोई भी न्यूरनल या केमिकल स्टिमुलाई आता है तो उसके रिजल्ट में ये मैसेज एंडोक्राइन तक पहुंचता है, एंडोक्राइन आर्गन तक पहुंचता है। वहाँ से हार्मोन की सिंथेसिस और सेक्रेशन होती है। उसके बाद हार्मोन की सेक्रेशन के बाद पेरिफेरल सर्कुलेशन में आता है, पेरिफेरल सर्कुलेशन में आने के बाद टारगेट आर्गन तक पहुंचता है। टारगेट आर्गन में क्या होता है? रिसेप्टर बाइंडिंग और हार्मोन एक्शन। तो उसके बाद कोई भी बायोकेमिकल शुरू हो जाए। ठीक है इसमें ये जो एमसीक्यूज के रिलेटेड क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, ये आप लोगों ने देख लेने हैं और एमसीक्यूज भी देख लेने हैं। मोस्टली आप लोगों को मुश्किल लगता है कि एमसीक्यूज कहाँ से आ जाते हैं, तो ये जो पढ़ाया जाता है उसमें से एमसीक्यूज आते हैं। जनरल क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? इन जनरल पॉलीपेप्टाइड्स विद 100 और मोर अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड प्रोटीन्स and those with fewer than 100 amino acids are referred to as peptides। ठीक है रिसेप्टर्स फॉर प्रोटीन हार्मोन और मेम्ब्रेन बाउंडेड टारगेट्स, जो कि हमने रिसेप्टर्स के बारे में बात की है। जी प्रोटीन लिंक हो सकता है,
ओके, अब आवाज़ आ रही है बेटा? आप कंफर्म कीजिएगा आवाज़ आ रही है। ओके वेल, ठीक है। तो ये पहले जो हमने चैप्टर किया है उसके एमसीक्यूज और एससीक्यूज हैं वो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस हार्मोन कौन कौन से होते हैं। ओके वेल, ये एमसीक्यूज और एससीक्यूज हैं, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। मैं आपको स्लाइड्स ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये हमने लास्ट पे डिस्कस किया था कि जो हाइपोथैलेमस होता है, ओके बेटा आप इसको पढ़ेंगे इसी लगेगा अपना परेशान हो, बहुत इजी है बेटा। हाइपोफाइजल हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम, या आप अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये लास्ट टाइम भी मैं आपको बता रहा था लास्ट क्लास में भी कि जो हाइपोथैलेमस है दैट इज कनेक्टेड या कनेक्ट्स टू इंटीरियर पिट्यूटरी विद द हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम। अब जो जो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम है, यहाँ से या हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी या रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। अब बेसिकली हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम है क्या चीज़? द हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल पोर्टल वेसल्स form a direct vascular link between the hypothalamus and anterior pituitary. Arterial wings from the carotid arteries, अगर हम arterial supply की बात करें तो carotid artery से आ रही होती है, और सर्कस ऑफ Wheeler's from the network of fenestrated capillaries जिनको हम primary plexus on the ventral surface of the hypothalamus कहा जाता है. Capillary loops also penetrate the medium eminence. The capillaries drain into the sinusoid hypothalamoportal vessels that carry down the pituitary sac to the capillaries to interior अच्छा, इसमें बेटा सिंपल बात ये है कि जो हाइपोथैलेमस है ना, वहाँ से एक स्टैक के थ्रू जो पिट्यूटरी है कनेक्टेड होती है। अगर कोई भी सर्कुलेशन या कोई भी मैसेज कन्वे होना हो तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, और हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद पिट्यूटरी तक पहुँचता है। आगे पिट्यूटरी की दो डिवीजन होती हैं, वन इज इंटीरियर पिट्यूटरी एंड अदर इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इनके दरमियान एक और लोब भी होती है दैट इज इंटरमीडिएट लोब, जो इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती है। ओके, तो इसको हम ये जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन हाइपोथैलेमस और बिटवीन द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, जैसे ब्लड आ रहा है या रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स आ रहे होते हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन होती है इसको कहा जाता है हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम। ये हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम इसको कहा जाता है सिंपल वर्ड्स में। गॉट इट? अब ये एक हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम को दिखाया गया है। इसमें ये होता है कि न्यूरॉन सिंथेसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस कोई भी हार्मोन रिलीज करता है, चाहे वो इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं चाहे वो रिलीजिंग हार्मोन है। रिलीजिंग हार्मोन के बाद कैपरी बेड के साथ अटैच होता है, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई आ रही होती है, और एट दैट ये साइनोसाइड्स पड़े होते हैं। ये जो कैपरी बेड्स होती हैं इनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन होने के बाद कोई भी एंडोक्राइन सेक्रीशंस आती हैं, हार्मोन से सेक्रीशंस आती हैं, तो ये सेक्रीशंस डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में आती हैं। ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद एट द एंड इंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचनी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचनी है, वहाँ से इसकी सेक्रीशन आएगी। इंटीरियर पिट्यूटरी अपनी सेक्रीशन दे रही होती है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये अपनी सेक्रीशन देती है, और सेक्रीशन देने के बाद ये अगेन ब्लड के अंदर सर्कुलेट करने के बाद टारगेट एरिया तक पहुँचती हैं।
और जो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल वेसल्स हैं, ये वेसल्स कैरी हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द इंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये हाइपोफाइजल पोर्टल वेसल्स या हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल जो पोर्टल सिस्टम है, उसमें जो रिलीजिंग या इनहिबिटरी हार्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं या इनहिबिटरी मैसेज जा रहा होता है टुवर्ड्स द पिट्यूटरी, ये कम्युनिकेशन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। अब ये सारी कम्युनिकेशन होती कैसे है, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम दी हुई है, इसमें आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सबसे पहले क्या होता है कि पिट्यूटरी सेक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी इज कंट्रोल्ड बाय ईदर हार्मोनल और नर्वस सिग्नल फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी सेक्रेशन बाय इंटीरियर पिट्यूटरी इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। अब हाइपोथैलेमस से क्या होता है, हाइपोथैलेमस या तो इनहिबिटरी हार्मोन को रिलीज करता है, ओके, या रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। उसके बाद हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल पोर्टल वेसल के थ्रू इंटीरियर पिट्यूटरी तक ये सेक्रेशंस आती हैं, और इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, अपनी सेक्रेशंस को अगेन फॉरवर्ड मूव करती है टुवर्ड्स द टारगेट ऑर्गन, टारगेट एंडोक्राइन ऑर्गन। और टारगेट एंडोक्राइन जो ऑर्गन होता है वो अपनी सेक्रेशन देने के बाद ब्लड के अंदर चीज़ें ट्रेन कर देता है। इसके बाद है कुछ रिलीजिंग हार्मोन है, कुछ इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं, वो हम देख लेते हैं कि रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं और इनहिबिटरी हार्मोन कौन कौन से होते हैं जो कि पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे होते हैं। लाइक इनहिबिटरी हार्मोन कौन कौन होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन कौन कौन से हैं। इसके अलावा उनके डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। लाइक जो रिलीजिंग हार्मोन है उनके अंदर बेटा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, और इसका फंक्शन क्या है कि ये TSH की सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है बाई थायोट्रॉप्स। दूसरा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन FSH और LH की गोनाडोट्रोप से रिलीजिंग ये सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। इसी तरह तीसरा जो है वो CRH है, CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये इसने ACTH की सेक्रेशन को स्टिमुलेट करना होता है। और जो चौथा है उसमें ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन है, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को बाई स्मेटोट्रॉफ से सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देता है। इनहिबिटरी हार्मोन में ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है, ये स्मेटोस्टेटन है। कल भी हम बात कर रहे थे, स्मेटोस्टेटन जो है ये इनहिबिटरी हार्मोन है, और स्मेटोट्रॉफ्स जिससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा होता है। और ये क्या करता है कि ये स्मेटोस्टेटन जो है ये ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन को इनहिबिट करता है। इसी तरह प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, और ये प्रोलैक्टिन की लैक्टोट्रॉफ से सेक्रेशंस को या सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा होता है। इसके अलावा जो TRH है ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी से रिलीजिंग हार्मोन जैसे ही आता है उसके बाद ये TSH को एक्टिवेट करता है, TSH पिट्यूटरी से TSH को एक्टिवेट करता है, और TSH क्या करता है, थायराइड को एक्टिवेट करता है, थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड से T3 और T4 रिलीज होती हैं। सेम कंडीशन विद द CRH ACTH को ट्रिगर करता है, ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करती है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा होता है। सेम कंडीशन विद गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन फोलिकल और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एक्टिवेट करेगा, ओवरीज और टेस्टिस के ऊपर जाके एक्ट करते हैं, वहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवा रहे होती हैं। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन है, ये लीवर के ऊपर जाके एक्ट करेगा और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स 1 को रिलीज करेगा। डोपामीन है, प्रोलैक्टिन और ब्रेस्ट के ऊपर जाके एक्ट करेगा, और इनके टारगेट ऑर्गन है हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन्स हैं जिनके अंदर डोपामीन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। उसके बाद इंटीरियर पिट्यूटरी के उन्होंने जाके एक्ट करना होता है। इंटीरियर पिट्यूटरी अपनी सेक्रेशन देती है, वो टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाके एक्ट करती है, और देन टारगेट ऑर्गन क्या करते हैं कि स्पेसिफिक सेक्रेशंस देते हैं, ये स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं।
ओके, ये एक डायग्राम दी हुई है। ओके बेटा, आवाज़ आ रही होगी अब। ठीक है। ओके, उस पर कोई बंदा रूम में है ना। Secretions from the posterior pituitary is controlled by nerve signals that originate in the hypothalamus and terminate in the posterior pituitary, like supraoptic या paraventricular nuclei of the hypothalamus that produces a vasopressin या oxytocin. Posterior pituitary की अगर हम बात करें तो दो ही हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, वन इज ADH एंड अदर वन इज ऑक्सीटोसिन। ADH है, ये इसका नाम वेजोप्रेसन भी है क्योंकि ये वाइड स्प्रेड कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ब्लड वेसल को नैरो कर देता है, और दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय अगेन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये विया हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक के थ्रू रिलीज होता है। हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी और रिमेन स्टोर विद इन द नर्व एंडिंग्स इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ये वेसिकल्स की फॉर्म में नर्व एंडिंग्स में वहाँ पे ये स्टोर पड़ा होता है, और इवन कि ये भी बुक कहती हैं कि ये डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर ये प्रेजेंट होता है वेसिकल्स की फॉर्म में, और वहाँ से ये डायरेक्ट ट्रिगर होकर रिलीज हो रहा होता है। When the nerve impulses are transmitted downward along the nerve fibers from the supraoptic or paraventricular nuclei to the post पिट्यूटरी की तरफ ये देन मूव करना शुरू कर देता है, और एट द एंड क्या होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बाई एक्सोसाइटोसिस ये रिलीज होता है, सर्कुलेशन में इंटर हो जाता है। ये इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में था। ओके, इसके रिलेटेड भी थोड़े से क्वेश्चन हैं और एक तो एमसीक्यूज हैं, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। अब देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। इसमें क्वेश्चन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन विद एन एग्जांपल है, रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन्स क्या होते हैं, और एक दो एमसीक्यूज हैं, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड को दो लोब्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, लेकिन कुछ लोग कहती हैं बेटा तीन लोब्स के अंदर भी डिवाइड किया गया है। अब जो दो लोब्स हैं उनमें एक इंटीरियर पिट्यूटरी है, इंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। और उसके जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं इंटीरियर पिट्यूटरी के अलहदा हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अलहदा हैं। जो इंटीरियर पिट्यूटरी के हैं बेटा उसमें ग्रोथ हार्मोन है, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ओके, ग्रोथ हार्मोन है, ACTH है, थायराइड स्टिमुलेट TSH है, LH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है। तो इनके जो सेल्स हैं ये रिलीज़ कहाँ से होते हैं, बेसिकली जो ग्रोथ हार्मोन है ये सोमैटोट्रॉफ से रिलीज़ हो रहा होता है, और इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो ऑलमोस्ट ऑल सेल्स और बॉडी और टिश्यू ऑफ द बॉडी, और फंक्शन क्या करते हैं इसके ओवरऑल ग्रोथ और मोस्ट सेल्स और टिश्यू की करते हैं, जिसको हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था कि ग्रोथ हार्मोन ये फंक्शन कर रहा होता है। इसके अलावा दूसरा ACTH है, कॉर्टिकोट्रॉफ से ये रिलीज हो रहा होता है। अड्रीनल कॉर्टेक्स इसका टारगेट ऑर्गन है, और अड्रीनल कॉर्टेक्स को ही स्टिमुलेट करता है और क्या करता है एट द एंड कॉर्टिसोल को रिलीज करवा रहा होता है। इसी तरह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये TSH है, थायरोट्रॉफ से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, और थायराइड ग्लैंड से ये T3 और T4 की एक्टिवेशन करवा रहा होता है। T3 और T4 रिलीज हो रहे होते हैं। LH है, गोनाडोट्रॉफ से रिलीज हो रहा होता है, गोनेड्स टारगेट ऑर्गन है और गोनेड्स को ही स्टिमुलेट करता है, सेम कंडीशन विद द FSH। और प्रोलैक्टिन लैक्टोट्रॉफ से रिलीज होता है, मेमरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और सेक्रेशन ऑफ मिल्क रिड्यूस करवा रहा होता है। इसी तरह पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो ही हार्मोन हैं, वन इज ADH एग्जैक्टली एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, टारगेट ऑर्गन इसका किडनी है,
और ऑक्सीटोसिन है ब्रेस्ट और यूट्रस है। जो एडीएच है ये कंट्रोल द रेट ऑफ वाटर एक्सक्रीशन इनटू द यूरिन। जिस तरह हमने जब रीनल सिस्टम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने एडीएच के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था कि एडीएच क्या करता है, यूरिन को कंसनट्रेट करवा रहा होता है। और वाटर की जब डेफिशिएंसी हो जाती है या हाइपोवोलीमिया की कंडीशन होती है तो ये किडनी के ऊपर जाके एक्वापोरेंस को ब्लॉक कर देता है और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है। दूसरा ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है और ये हेल्प करता है मिल्क इंजेक्शंस में। इसके अलावा यूट्राइन कंट्रैक्शन में, जब बेबी बर्थ हो रही होती है तो यूट्राइन कंट्रैक्शन के लिए ये हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो ऑक्सीटोसिन है ये मदर टू बेबी बॉन्डिंग में भी हेल्प आउट करा रहा होता है। ओके, अब हम इनके जो इंटीरियर पिट्यूटरी है बेटा, इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे चीज़ें। इसमें जो ग्रोथ हार्मोन है कल भी हमने डिस्कस किया था ग्रोथ हार्मोन के बारे में, आज हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। तो 6 पेप्टाइड हार्मोन्स and several less important are secreted by the interior pituitary. One cell for each major cell formed in the interior pituitary gland. Cell types are somatotrophs होते हैं, corticotrophs होते हैं, thyrotrophs होते हैं, gonadotroph होते हैं, trophs होते हैं। ये वो सेल्स हैं जहाँ से हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। जिस तरह ग्रोथ हार्मोन है तो सोमेटोट्रॉफ से ये रिलीज हो रहा होता है। 191 अमाइनो एसिड्स होता है, सिंगल चेन में प्रेजेंट होता है और इसके जो फंक्शंस हैं बेटा वो लाइक जनरल बॉडी ग्रोथ करवाता है। ग्रोथ हार्मोन का ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल बॉडी टिश्यू। इसके अलावा ये ग्रोथ हार्मोन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये जाके लीवर के ऊपर एक्ट करता है और लीवर से क्या करवाता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करवाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस या कार्टिलेज की ग्रोथ में हेल्प आउट करवाता है। तो ग्रोथ हार्मोन जिसे रिलीज होएगा सोमेटोट्रॉफ से लीवर के ऊपर जाके एक्ट करेगा और लीवर से IGF-1 रिलीज होएगा, वहाँ से स्पर्मेटोमीडियन रिलीज होंगे और स्पर्मेटोमीडियन क्या करते हैं कि कॉन्ट्रोजिनेसिस कॉन्ट्रोसाइट्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करवा देते हैं और सेल प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करवा देते हैं। That's why that promote the growth of musculoskeletal system of the body। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी को प्रमोट कर रहा होता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन काजेज इंक्रीज ग्रोथ ऑफ स्केलेटल फ्रेमवर्क। देर आर ड्यू टू इफेक्ट ऑन द बोन्स एंड कार्टिलेज, क्योंकि इसने कॉन्ट्रोजेनेसिस करवानी होती है या कॉन्ट्रोसाइट्स को एक्टिवेट करना होता है, इसलिए ये कार्टिलेज को भी बोन के साथ कार्टिलेज को भी बना रहा होता है। ग्रोथ हार्मोन causes the liver and to a much less extent other tissues to form several small proteins called somatomedians। ये small proteins होती हैं, इनको somatomedians कहा जाता है। That have the potent effect on increasing aspect of the bone growth। There are 4 somatomedians, जो 4 proteins होती हैं and the most important one is somatomedian C, insulin like growth factors 1, जिसको IGF-1 भी कहा जाता है। इसके ग्रोथ हार्मोन के बोन के ऊपर इफेक्ट्स होते हैं लाइक डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन बाय कॉन्ट्रोसिटिक एंड ओस्टियोजेनिक सेल्स दैट कॉजेज बोन ग्रोथ। ओस्टियोजेनिक या प्रो ओस्टियोजेनिक और कॉन्ट्रोसाइट्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है। इसके अलावा रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ दीज सेल्स, इनके अंदर सेल डिवीजन को बढ़ा देता है। तीसरा काम ये करता है कि स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग कॉन्ट्रोसाइट्स इनटू ओस्टियोजेनिक सेल, और तीसरा काम ये करता है कि जो कॉन्ट्रोसाइट्स होते हैं उनको ओस्टियोजेनिक सेल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो न्यू बोन्स की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसका मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, फैट मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिक फंक्शन होता है। तो ये हम देख लेते हैं कि प्रोटीन मेटाबॉलिक फंक्शन में क्या करता है कि ग्रोथ हार्मोन इज ए प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन एंड प्रोड्यूसेस ए पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड फॉल्स इन द ब्लड यूरिन नाइट्रोजन एंड अमाइनो एसिड लेवल। इसके अलावा प्रमोट्स प्रोटीन डेपोजिशन इन द टिश्यू, अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन।
इंक्रीज आरएनए ट्रांसलेशन टू काज प्रोटीन सिंथेसिस बाय द राइबोसोम्स। इसके अलावा न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए फॉर आरएनए सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड की कैटाबॉलिज्म करा रहा होता है। बेटा ओस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं, प्री ओस्टियोजेनिक होते हैं और ओस्टियोजेनिक होते हैं। ओस्टियोजेनिक ये प्रीकर्सर्स होते हैं इन्होंने ओस्टियोब्लास्ट को डिफ्रेंशिएट करना होता है ताकि नई बोन्स की फॉर्मेशन हो। कोलेजन और मैट्रिक्स को सिक्रेट करा रहे होते हैं और कैल्शियम के लेवल को बैलेंस भी कर रहे होते हैं। ओके, फैट मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो फैट मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी को प्रमोट करता है, फ्री फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यू को रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड इन द बॉडी फ्लूइड। और फ्री फैटी एसिड जो बॉडी फ्लूइड में ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं इन द टिश्यू। बेटा आवाज़ क्लियर नहीं है। अच्छा, ओके, पेज को रिफ्रेश करें बेटा, हो सकता है आवाज़ क्लियर हो जाए। इसके अलावा टिश्यू इन टिश्यू इट इन्हांसेस the conversion of a fatty acid to acetyl coenzyme A or its subsequent utilization for energy। ओके बेटा, ये बस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन करके बस कर देते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाता है, ग्लूकोज अपटेक इन द टिश्यू लाइक स्केलेटल मसल और फैट को डिक्रीज करवाता है, ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लीवर इंक्रीज करवाता है और इंसुलिन की सिक्रेशन को इंक्रीज करवा देता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर इसका इफेक्ट है। ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसेस ए पॉजिटिव फास्फोरस बैलेंस को मेंटेन करता है, राइज इन द प्लाज्मा फास्फोरस एंड फॉल इन द ब्लड यूरिन नाइट्रोजन। इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द जीआईटी ट्रैक से इंक्रीज करवा रहा होता है और सोडियम और पोटाशियम की एक्सक्रीशन को कम करवा रहा होता है। अब ग्रोथ क्या है, ये डायबिटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या है, ये चलें हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और कीटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन के बारे में आप लोग एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा और बाकी इसकी जो सिक्रीशंस, स्टिमुलेशंस है या इनहिबिशंस है वो हम देखेंगे। और कल भी हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि एक्रोमेगैली क्या होती है, पिनहेपोपिट्यूरिज्म क्या होता है, जिंजरटिज्म और एक्रोमेगैली क्या होती है। ये हम थोड़ा सा इसके अंदर भी डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो आज जो हमने डिस्कस किया है उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो। बेटा बुक में लिखा हुआ है, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो ये बेटा गाइडेंस से स्लाइड्स दी गई हैं, मेडिकल फिजियोलॉजी की जो बुक है उससे ये पढ़ लेंगे। आपको मेरा ख्याल है कि रोशन विल्सन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत इजी स्लाइड्स बनाई हुई हैं, एमसीक्यूज़ भी हैं, एससीक्यूज़ भी हैं। ओके, आज के रिलेटेड बेटा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो। और बाकी जो आपका रिजल्ट है वो आपके क्लास एडवाइज़र को आज इंशाल्लाह मैं फॉरवर्ड कर दूंगा और वो कब शो करती हैं नोटिस बोर्ड पे या आपको ऑनलाइन शो कब करती हैं। ओके, मैं आपकी बुक देख लूँगा बेटा, अगर उसमें कोई चीज़ ऐड करने वाली हुई तो मैं ऐड करवा दूँगा। रोशन विल्सन में देख के हम नेक्स्ट मंडे को डिस्कस कर लेंगे कि उसमें कितने मेंशन किया गया है, दैन उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे इसमें से। ओके बेटा, आप अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह ये। इसके अलावा और कोई क्वेरी हो? ओके बेटा, कल वाली स्लाइड्स मैं भी ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ 10-15 मिनट में, वो भी देख लीजिएगा और बाकी ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, ये भी देख लीजिएगा।
और नेक्स्ट आप लोगों ने एक क्विज़ देना है मुझे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, वो आप बता दें कब देना है। कमिंग सैटरडे को देना है या मंडे को देना है? मंडे, ट्यूसडे, वीक नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन बता दें, ताकि वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का भी क्विज़ हम अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमारा रीनल सिस्टम रह गया था, रीनल सिस्टम का भी हमने क्विज़ कंडक्ट करना है। रीनल सिस्टम और ये एंडोक्राइन दोनों का सेम डे पे कर लेंगे। इसके अलावा और कोई क्वेरी हो तो बता दीजिएगा बेटा। तो बेटा इसी मंडे को कर देना है? इसी मंडे को देना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा, मैं टाइम अपडेट कर दूंगा फाइनल। ओके, मंडे को करना है तो बेटा मंडे को टाइम बता दीजिएगा। ओके बेटा, इस मंडे को आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम फुल चैप्टर का बेटा। ओके बेटा, पूरी क्लास डिसाइड कर ले, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा। बेटा थायराइड हार्मोन क्वेश्चन था, कोई किसी ने पूछा था कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन से हार्मोन एक्ट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन से हार्मोन्स एक्ट करते हैं। बेटा थायराइड हार्मोन्स जितने भी हैं, T3 T4 हैं, तो ये सारे इनका जो रिसेप्टर्स होते हैं न्यूक्लियस के ऊपर होते हैं, सेल न्यूक्लियस के ऊपर होते हैं। ओके बेटा, मसल्स का ही लहदा कर लें आप, और स्केलेटल सिस्टम का लहदा कर लें। मसल का टेस्ट पहले दे दें, उसके बाद स्केलेटल सिस्टम पे लहदा दे दीजिएगा, ऐसे कर लें। हैप्पी, इसके अलावा बेटा न्यूक्लियस हार्मोन रिसेप्टर्स में मेनली हमने थायराइड के बारे में बात की थी। थायरॉक्सन और ट्राईआइडोथायरोनिन होती है, T3 और T4 होता है, ठीक है। ये हार्मोन डायरेक्टली बाइंड करते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस के ऊपर रिसेप्टर पड़े होते हैं और वहाँ से न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मेकअप होता है, ये जीन्स होती है, उसको ये एक्टिवेट कर देते हैं। और जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो इंट्रासेलुलर प्रोटीन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, या कोई भी स्पेसिफिक प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है। जब भी प्रोटीन की सिंथेसिस की हमने बात करनी है, ओके, साइटोप्लाज्म बेटा बता देता हूँ। जब भी कोई नई प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है तो उसके रिजल्ट में जो न्यूक्लिक हार्मोन रिसेप्टर्स हैं वो T3 और T4 एक्टिवेट होते हैं और न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है। बेटा जो साइटोप्लाज्मिक होते हैं उसके अंदर सारे स्टीरॉयड हार्मोन आते हैं। अब ये जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं ना, ये साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर होते हैं। इंटर होने के बाद ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, उसके बाद ये न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये डीएनए के साथ मिलती हैं, और डीएनए क्या करता है कि थ्रू मैसेंजर आरएनए मैसेज कन्वे करता है कि कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है, या पहले ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है राइबोसोम्स के ऊपर, और उसके रिजल्ट में न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। अब जो साइटोप्लाज्म है इसमें ये होता है कि कोई भी स्टीरॉयड हार्मोन जिसने आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ बाइंड करना होता है। बाइंड करने के बाद
न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये डीएनए के साथ मिलता है, और जैसे ही डीएनए के साथ मिलता है तो ट्रांसक्रिप्शन होती है, वहाँ से मैसेंजर आरएनए बनता है, और ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज होकर ट्रांसलेशन करवाता है, और ट्रांसलेशन के रिजल्ट में नियोप्रोटीन की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है, नियोप्रोटीन बन जाती है। गॉट इट? ये फ़र्क है। ठीक है, ओके बेटा। बाकी और कोई क्वेरी हो और कोई क्वेश्चन किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो, तुम काइंडली लेट मी नो। और बाकी जो एमसीक्यूज और एससीक्यूज दिए गए हैं ना बेटा, इनके एंड पे वो एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों को एमसीक्यूज एससीक्यूज आ गया तो आप लोगों ने चैप्टर कर लिया। ओके, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स ऑन मंडे, और ग्रुप में डिस्कस करके मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों ने क्विज़ मसल्स का या स्केलेटल सिस्टम का किस दिन कंडक्ट करवाना है। ठीक है, वो मैं आपको देन टेस्ट अपडेट कर दूंगा और आप लोग उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ओके, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स। बाय बाय।